हेलो ऑफिसर्स। हम लोगों ने अपने इकोनॉमी के सीरीज में मनी एंड बैंकिंग के 3 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अभी 3 लेक्चर करने के बाद क्या होता है ना, हम लोगों ने क्या क्या देखा। लेक्चर 1 में हमने देखा कि मनी है क्या, फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है, ये सारी चीज़ें। लेक्चर 2 में हमने देखा कि मनी सप्लाई क्या होता है, मनी मल्टीप्लाई कैसे होता है, क्रेडिट क्रिएशन क्या होती है। ठीक है, एंड फिर तीसरे लेक्चर में हमने देखा कि हमारा बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम किस तरीके का है, स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, अब लेक्चर 4 में क्या है ना कि हम लोग आज देखने वाले हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड उसके मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। अभी देखो, आरबीआई को समझना और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी को समझना बहुत डिफिकल्ट बोला जाता है, लोग कंफ्यूज होते हैं कैसे क्या हो रहा है। बट आज हम लोग इसको इतना इजी करेंगे कि हमें प्रीलिम्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ऑलरेडी हमने आरबीआई के बारे में बहुत कुछ देखा कि आरबीआई को पावर कहाँ से मिलता है, आरबीआई क्या क्या काम करता है। ठीक है, बट आज हम उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में देखने वाले हैं। अभी देखो, जब हम ऑलरेडी बैंकिंग सिस्टम समझ चुके हैं, मनी सप्लाई समझ चुके हैं, मनी के बारे में समझ चुके हैं, फंक्शन ऑफ मनी समझ चुके हैं, तो क्या है ना, हमारे दिमाग में लॉजिकली एक जो सवाल जरूरी है कि आना चाहिए, अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाए या फिर एकाएक कम हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी। अगर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी, या फिर हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल कौन करता है। ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स का जवाब हमें मिलेगा आरबीआई के पास। ठीक है, अभी क्या है, इकोनॉमी में सिर्फ आरबीआई एक इंस्टीट्यूशन नहीं है। आरबीआई क्या है, आरबीआई एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजर है। क्या करता है, ये हमारी इकोनॉमी को स्टेबल बना के रखता है। तो चलो अब हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आरबीआई है क्या। ठीक है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली हमारी कंट्री का, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, ये क्या है, इंडिया का सेंट्रल बैंक। अभी सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है, हर कोई बता देता है सेंट्रल बैंक है, लेकिन सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है। सिर्फ अगर वो नोट प्रिंट कर रही है तो वो सेंट्रल बैंक है, या फिर वो एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, क्या है। अभी हम लोग सेंट्रल बैंक का असली मतलब समझेंगे। सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है, ये इकोनॉमी का एक मॉनिटरी अथॉरिटी होता है। ठीक है, ये इकोनॉमी का मॉनेटरी अथॉरिटी होने के साथ साथ जो हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, इस बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर होता है। ठीक है, साथ ही साथ आप एक चीज और ध्यान में रखो कि ये रेगुलेटर तो होता है, बात रेगुलेटर होने तक खत्म नहीं होती है कि आप इसको रेगुलेट कर रहे हो। इसके साथ साथ क्या होता है, ये हमारी इकोनॉमी का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का गार्डियन होता है। ठीक है, क्या होता है, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का गार्डियन। ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये सारी चीज़ें करता है किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक। जैसे कि हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई। आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई कैसे काम करता है। देखो, आरबीआई का अगर आप काम देखोगे तो आरबीआई क्या करता होगा, अगर हम बोल रहे हैं इसको मॉनेटरी स्टेबलाइजर है, फाइनेंशियल स्टेबलाइजर है, तो वो क्या करता है, ये क्या करता है, जो यहाँ पे मनी सप्लाई है, ठीक है, इस मनी सप्लाई को मैनेज करता है। मनी सप्लाई को मैनेज करने का मतलब क्या होता है, अगर मनी सप्लाई बढ़ जाए उसको स्टेबलाइज करता है, अगर घट जाए तो उसको बढ़ाता है। ये काम है आरबीआई का। आरबीआई का काम है कि अगर हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ जाए, ठीक है, महंगाई बढ़ जाए, तो इस महंगाई को कंट्रोल करने का काम भी किसका है, आरबीआई का। ठीक है, अगर हमारा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होने लगे, अगर हमारा बैंकिंग सिस्टम खत्म होने लगे, तो इस बैंकिंग सिस्टम को सेफ रखने का काम भी किसका है, आरबीआई का। देखो, इतना काम है आरबीआई का, लेकिन ये आरबीआई इतना सारा काम कैसे करता है। ये जो जितनी भी इसको ड्यूटीज दी गई है, जो भी इसको पावर दिए गए हैं, जैसा कि हमने देखा आरबीआई एक्ट 1934
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और फेमा एक्ट 1999, ये सारी चीज़ें और इसको ये जो पावर दिया गया है, इन सब पावर को ये कैसे यूज़ करता है, बेसिकली ये फंक्शन कैसे करता है, तो हम लोग ये जानेंगे फंक्शन ऑफ आरबीआई। ठीक है, देखो फंक्शन समझने के लिए क्या है ना, हम एक एक करके चलेंगे। सबसे पहला जो फंक्शन है हम लोग बार बार पढ़ते आए, इशू ऑफ करेंसी। इशू ऑफ करेंसी, आरबीआई क्या करता है कि ये ना बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, हर कोई जानता है कि आरबीआई करेंसी इशू करता है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा कि करेंसी में सिर्फ और सिर्फ नोट्स नहीं आते हैं, करेंसी में हमारे कॉइन्स भी आते हैं। लेकिन कॉइन्स जो हैं वो कौन इशू करता है, ये भी जानना होगा ना। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, ये जानना है कि आरबीआई हमारे देश में करेंसी इशू करता है, लेकिन करेंसी में क्या करता है इशू, सिर्फ और सिर्फ नोट्स। ठीक है, और जो हमारे कॉइन्स हैं, मतलब कि 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, और अभी बहुत सारे कॉइन्स आते गए। ठीक है, ये जो कॉइन्स हैं, ये सारे कॉइन्स कौन इशू करता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। एंड साथ ही आपको एक बात और ध्यान रखना है कि 1 रुपये का जो नोट होता है ना, ये भी सब कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी यूपीएससी बहुत बार ना ट्रैप लगा देता है कि करेंसी एसेट नहीं होती है। करेंसी क्या होती है, करेंसी आरबीआई की लाइबिलिटी होती है। अभी ये जो ट्रैप है, इस सारे ट्रैप को आपको समझना है। ठीक है, बेसिकली सिंपल चीज हमें समझना होता है कि अगर जो भी ये इशू कर रही है, नोट जो भी इशू कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या करती है जब वो नोट इशू करती है। आप नोट देखते होंगे ना, नोट में लिखा हुआ रहता है कि आरबीआई का जो गवर्नर है ना, वो आपको गारंटी दे रहा है। ठीक है, क्या चीज़ की गारंटी दे रहा है कि इसमें जितना भी रुपया लिखा हुआ है, जो भी वैल्यू लिखा हुआ है, मैं आपको अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, मतलब ये समझो, अगर वो नोट कहीं नहीं चलता है तो वो आरबीआई का प्रॉब्लम है, वो आरबीआई का लायबिलिटी है। ठीक है, तो ये मत समझना कि अगर वो नोट इशू कर रहा है तो वो नोट उसके लिए एसेट है। ठीक है, अगर वो नोट नहीं चलेगा तो वो आरबीआई के ऊपर जाएगा। तो हम एक चीज समझ जाएंगे कि जो करेंसी होता है ना, करेंसी आरबीआई के लिए एसेट नहीं होता है। करेंसी क्या होता है आरबीआई के लिए, एक लायबिलिटी होता है। क्लियर है, चलो पहला तो ये था कि इशू ऑफ करेंसी। एंड दूसरा क्या है, ये बैंकर का काम करता है, बैंकर्स ऑफ, इससे पहले हम लोग देखते हैं बैंकर टू बैंक्स। ठीक है, अब ये बैंकर टू बैंक क्या है, ये क्यों होता है, ये होता है पूरा बैंकिंग सिस्टम में स्टेबिलिटी लाने के लिए। ठीक है, देखो जो भी कमर्शियल बैंक होते हैं, वो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक अपना कैश कहाँ रखते हैं, कहीं तो रखते होंगे ना। तो कमर्शियल बैंक, जितने कमर्शियल बैंक होते हैं ना, जैसे हम लोग अपना पैसा कहाँ रखते हैं, बैंक के पास जाके रखते हैं, उसी तरह से जितने कमर्शियल बैंक होते हैं वो भी अपना जो कैश है वो आरबीआई के पास जाके रखते हैं। कहाँ रखते हैं, आरबीआई के पास। ठीक है, आरबीआई क्या बोलता है, वो कैसे बैंकर है, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई सीआरआर मेंटेन करवाता है। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। हम उसके इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे, इन सबको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि आरबीआई बैंकर्स टू बैंक होता है, बैंक का भी बैंकर, ये सीआरआर मेंटेन करवाता है। ये जब बैंक कोई भी बैंक, जब उसके पास लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, जब उसके पास इनफ कैश नहीं होता है, तो आरबीआई उनको लोन भी देता है। जैसे हमारे पास जब भी प्रॉब्लम होता है कैश का, हम लोग लोन लेने जाते हैं, कहाँ जाते हैं हम लोग, बैंक के पास जाते हैं, बैंक हमें लोन देता है। उसी तरह से जब बैंक को प्रॉब्लम होती है तो बैंक जाता है आरबीआई के पास, फिर आरबीआई उसको लोन देती है। और इसी रोल को, ये जो लोन देने वाला बात है, जब उसको लिक्विडिटी स्ट्रेस होता है, जब कोई कहीं से भी उसके पास पैसा का जुगाड़ नहीं होता है, तब वो आरबीआई से लोन लेता है। और यही जो प्रॉब्लम है, ये जो रोल प्ले कर रहा है लोन देने वाला, इसी रोल को बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट।
ठीक है, क्या बोलते हैं? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मतलब क्या है? अगर कोई बैंक पैसा देने को रेडी नहीं है, अगर बैंक को पैसा का ज़रूरत पड़ा और कोई भी बैंक उसको पैसा देने के लिए रेडी नहीं है, तो वो कहाँ जा सकता है? वो आरबीआई के पास जा सकता है। आरबीआई एज अ लास्ट ऑप्शन उसके लिए हमेशा खड़ा रहता है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन। एक तो ये था। तीसरा रोल अगर हम देखेंगे, तीसरा फंक्शन देखेंगे, तो इसका एक फंक्शन है बैंकर टू गवर्नमेंट। ये रोल ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या करता है आरबीआई? बेसिकली गवर्नमेंट का कोई पर्सनल बैंक होता है ना, जैसे हमारा पर्सनल बैंक, हम जिस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं उस तरह का। तो क्या होता है, आरबीआई गवर्नमेंट का पर्सनल बैंक की तरह काम करता है। आरबीआई क्या करता है? पर्सनल बैंक ऑफ गवर्नमेंट, इसके जैसा काम करता है। आरबीआई क्या करता है कि जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं ना, अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, इसको मैनेज करता है एक एजेंट की तरह। ठीक है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो पब्लिक डेट होते हैं ना, पब्लिक डेट, इसको भी मैनेज करने का काम कौन करता है? इसको भी मैनेज करने का काम करता है आरबीआई। देखो, ये बेसिकली क्या है ना, आरबीआई का एक काम है। आरबीआई बेसिकली गवर्नमेंट का एजेंट है, ना कि गवर्नमेंट का बॉस है। ये लाइन हमेशा ध्यान रखना। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ईजी होगा। कोई स्टेटमेंट में फंसोगे ना, इस स्टेटमेंट में उसको फिट करके देखना। ठीक है, जहां पे आपको लगेगा ना आरबीआई का पावर गवर्नमेंट के पावर को एक्सीड कर रहा है, वहां पे रुकना, थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना कि आरबीआई गवर्नमेंट का एजेंट है, ना कि गवर्नमेंट का बॉस है। ठीक है, एक तो ये था। इसके अलावा क्या फंक्शन है? इसके अलावा अगर फंक्शन में देखोगे तो एक फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिकली फंक्शन है। कैसे? देखो, यहां से क्या होता है ना, पूरा का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का स्टार्ट होता है। यहां पे हम देखेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई क्या करता है यहाँ पे, कि आप एक चीज ध्यान में देखना कि जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो कंट्री में बैंक लोन पे या फिर गवर्नमेंट अगर किसी से लोन ले रही है, ठीक है, इस सब चीज़ों में एक बात ध्यान रखना कि पूरे के पूरे कंट्री में बैंक लोन पे क्या इंटरेस्ट चल रहा है। इस इंटरेस्ट को मैनेज करने का काम भी आरबीआई करता है। क्या करता है ये? इंटरेस्ट रेट कंट्रोल का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो कंट्री में अगर लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाएगा, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो जाएगा, तो इस लिक्विडिटी को मैनेज करने का काम भी आरबीआई करता है। इसके अलावा क्या है, आप देखो क्या होता है ना कि अगर इकॉनमी में क्रेडिट फ्लो नहीं होगा, अगर इकॉनमी में क्रेडिट फ्लो इरेगुलर हो जाएगा या तो क्रेडिट फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो क्या होगा? अगर क्रेडिट फ्लो नहीं हो रहा है तो इकॉनमी ग्रोथ नहीं हो करेगी, कि लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा, मार्केट में डिमांड कैसे जनरेट होगा? तो इन सब चीज़ों में भी आपको एक बात ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर, इकॉनमी के अंदर जो क्रेडिट फ्लो है, ये क्रेडिट फ्लो भी कौन रेगुलेट करता है? ये रेगुलेट करता है आरबीआई। और इसका ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये तीन चीज़ें बेसिकली क्यों किया जा रहा है? ये तीन चीज़ें किया जा रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए, साथ ही साथ इकोनॉमिक जो ग्रोथ है ना, इसको सपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इसीलिए हम ध्यान में रखते हैं कि जो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट फंक्शन है ना, ये वीवीआई लिख के रख लो। इसको बहुत अच्छे से करना है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ तक तो था। अभी इसके अलावा क्या काम करता है सर? इसके अलावा देखोगे जो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म है, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट का काम ये भी आरबीआई करता है। और ये पावर उसको कहाँ से मिलता है? ये पावर उसको मिलता है फेमा एक्ट से। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, आप अगर याद कर पा रहे हो तो ध्यान में रखो।
ठीक है? इंडिया का जो एक्सचेंज रेट होता है ना कि $1 के बदले कितना रुपया देना पड़ेगा, ये सब जो चीज़ है, ये कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है? ये क्या होता है? ये फिक्स नहीं होता है। इंडिया यहाँ पे क्या फॉलो करता है? इंडिया यहाँ पे फॉलो करता है मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम, मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। पूरी तरह से मार्केट पे छोड़ा होता है, बट जब भी लगता है इंटरवेन करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे इंटरवेन करता है। आरबीआई क्या करता है यहाँ पे? इस एक्सचेंज रेट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, जब एक्सेसिव वॉलेटिलिटी आ जाती है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, तब उस वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आरबीआई। एक्सेसिव मतलब ये हुआ कि सपोज आज $1 बराबर 80 रुपीज़ था, कल यही $1 बराबर 90 हो जाएगा, या तो 85 हो जाएगा, परसों यही $1 बराबर 90 हो जाएगा। तो ये देखो, ये जो इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट से ये चेंज हो रहा है, इसी को बोलते हैं एक्सेसिव वॉलेटिलिटी, ठीक है? एंड साथ ही साथ हमारी कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व होता है ना, कि हमारे पास कितना फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, ये फॉरेक्स रिजर्व को भी काम मैनेज करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है? इसके अलावा क्या करता है सर? इसके अलावा आप देखोगे कि जो भी हमारी कंट्री में बैंक है, ठीक है, उन सारे बैंक का रेगुलेटर कौन होता है? आरबीआई। उन सारे बैंक का सुपरवाइजर कौन होता है? आरबीआई, ठीक है? अब ये कैसे करता है? देखो, आरबीआई क्या है ना, जैसे अगर सिविलियन कोई गलती करे तो क्या होता है, उसके लिए इंडियन पुलिस है, ठीक है? हर स्टेट में पुलिस सिस्टम है जो कि उन लोगों को ठीक करने का काम करता है। उसी तरह से आरबीआई क्या करता है? आरबीआई पुलिस का काम करता है फॉर बैंक। बैंक के लिए वो पुलिस जैसा काम करता है। क्या करता है? यहाँ पे वो लाइसेंस देता है, यहाँ पे वो इंस्पेक्शन करता है, यहाँ पे वो पेनल्टीज लगाता है। देखो, पुलिस नॉर्मल पीपल के लिए कैसे काम करती है? अगर आपने कोई क्राइम किया, आपको पकड़ा जाएगा, जुडिशरी के पास लाया जाएगा, वो चेक करेगी, फिर वो आपको सजा सुनाएगी, फिर आप सजा काटोगे। लेकिन क्या है, यहाँ पे आरबीआई ही लाइसेंस भी देगा, आरबीआई ही इंस्पेक्शन भी करेगा, और अगर उसमें आप दोषी पाए जाते हो तो आरबीआई ही पेनल्टीज भी लगाएगा। एंड साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बैंक होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, उन सारे बैंक को ख़त्म ना हो जाए, उस तरह के बैंक पूरी तरह से लॉस में ना चले जाए, जिससे पब्लिक का पैसा डूब ना जाए। इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, जो वीक बैंक होते हैं उन सब के ऊपर वीक बैंक्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है, ताकि वो अपनी मर्जी से काम ना कर सके और फिर डूब ना जाए। तो इस तरह से क्या होता है कि बैंक आरबीआई बैंक्स के लिए रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर दोनों का रोल प्ले करता है, ठीक है? अभी देखो, ये तब तो था उसका मेन पर्पस। अभी क्या है कि इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे, क्या? इसका डेवलपमेंट रोल क्या है? डेवलपमेंट, देखो यहाँ पे ना आरबीआई सिर्फ कलेक्टर नहीं है, वो प्रमोटर भी है। अभी इसका मतलब क्या होता है समझो। आरबीआई यहाँ पे क्या करता है? देखो, अगर कंट्री में फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं जो बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण क्या है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है। तो इस टाइम पे फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे बढ़ाया जाए, इन सब के लिए आरबीआई बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टेप लेता है, आगे बढ़कर स्टेप लेता है। आज के टाइम पे देखो, जितने भी फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, धोखाधड़ी, ठीक है, ठगी, जो भी ऑनलाइन हो रहा है, इन सब के लिए आप देखोगे आरबीआई का ऐड आता है। टीवी पे हो, फ़ोन पे हो, हर जगह पे आरबीआई एडवर्टाइज़मेंट लेके आती है। आपको मैसेज भी आता होगा आरबीआई का कि ऐसे धोखाधड़ी में ना फँसें, ठीक है? इन सब चीज़ों का काम कौन करता है? यहाँ पे प्रमोटर का काम कौन करता है? प्रमोटर का काम आरबीआई कर रहा है। क्या चीज़ प्रमोट करता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करता है। और क्या करता है? यहाँ पे देखोगे, जो डिजिटल पेमेंट होते हैं,
इन सारे डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने का काम भी कौन करता है? आरबीआई करता है। जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको भी डेवलप करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आरबीआई का एक डेवलपमेंट रोल भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी देखो ये जो चीज़ें हैं, ये जो फंक्शन है आरबीआई का, इतना ही नहीं है कि आरबीआई सिर्फ इतना ही काम करता है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम आरबीआई करता है। ठीक है, अभी देखो इन सब में सबसे बड़ा जो काम होता है ना, वो होता है मॉनेटरी पॉलिसी का काम। ठीक है, फंक्शन ऑफ आरबीआई में हमने क्या-क्या देखा कि आरबीआई क्या-क्या काम कर रहा है। इसमें हम लोगों ने पहला क्या देखा कि करेंसी प्रिंट करता है। ठीक है, करेंसी प्रिंट करने के बाद हमने क्या देखा कि इसमें वो सिर्फ नोट्स प्रिंट करता है और बाकी जो कॉइन्स हैं, वो सारे कॉइन्स प्लस ₹1 का नोट, ये सब कौन करता है? ये सब आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें फिर कि दूसरा काम बैंकर्स टू बैंक। ठीक है, फाइनेंशियल सॉरी हमारे बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, हमारे बैंकिंग सिस्टम में अगर स्टेबिलिटी का काम है, ये स्टेबिलिटी रखने का काम कौन करता है? ये आरबीआई करता है। ये कैसे करता है? तो ये बैंक्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, बैंक्स को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है? तो आप देख रहे हो यहाँ पे बैंक्स को जब भी प्रॉब्लम होती है, वो बैंक के साथ खड़ा होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बन के। और बैंक को जब जब भी देखा जाता है कि बैंक डूबने वाला है या बैंक वीक पड़ गया है, तो उस बैंक को हेल्प करने का काम भी आरबीआई करता है। एंड साथ ही साथ कोई भी बैंक एक्सेसिव प्रॉफिट जनरेट करने के चक्कर में लोगों के मनी को रिस्क पे ना डाल दे बहुत ज़्यादा, इस चीज़ के लिए उनको कंट्रोल करने का काम भी बैंक करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि आरबीआई कैसे काम कर रहा है। ठीक है, आरबीआई के इस तरह के पॉलिसीज़ हम लोगों ने देखे। ठीक है, जैसे रेगुलेटर का काम कर रहा है, सुपरवाइज़र का काम कर रहा है, डेवलपमेंट रोल कर रहा है। अब इन सब के अलावा देखो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे? हम यहाँ पे देख रहे थे आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब है ना हम ये समझेंगे कि आरबीआई ये सब काम करता कैसे है एंड उसकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। अब मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक आइडिया देखेंगे। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल बैंक के जो भी एक्शंस होते हैं टू कंट्रोल मनी सप्लाई, टू कंट्रोल क्रेडिट, टू कंट्रोल लिक्विडिटी, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा। हमने जो पढ़ा ना कि वो क्या-क्या कर रहा है। अब इन सब के लिए क्या होता है ना, उनकी कुछ आरबीआई की कुछ मॉनेटरी पॉलिसी होती है और ये जो पॉलिसी होती है, ये 2 अप्रोच वाली पॉलिसी होती है। एक अप्रोच क्या होता है? एक अप्रोच होता है डिमांड साइड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ ध्यान दे के समझना, प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होंगे। एक होता है डिमांड साइड पॉलिसी अप्रोच। ठीक है, दूसरा होता है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, अभी इन्हीं दोनों पॉलिसी को समझना है और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इस मॉनेटरी पॉलिसी का आखिर ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ये जो 2 तरह की पॉलिसी अपनाई जा रही है, एक डिमांड साइड पॉलिसी और एक फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, अभी इसी में समझेंगे। सबसे पहले इन दोनों पॉलिसी को देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अभी देखो यहाँ पे समझो क्या है, यहाँ पे हायरार्की पता चलेगा। देखो क्या होता है ना कि मेन मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राइस को स्टेबल रखना, प्राइस स्टेबिलिटी। अगर प्राइस स्टेबल रहेगा तो क्या होगा? जो हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहेगा। क्या होता है ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इसका रीज़न क्या है? अगर अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या हो सकता है? आप देखोगे कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं किया गया तो लोगों का जो परचेजिंग पावर है ना, वो घटती जाती है। अब सर ये परचेजिंग पावर, देखो वही बात है कि सपोज़ क्या है कि 2010 में अगर आपके पास ₹500 था, तो आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते थे। आप सपोज़ नंबर ऑफ 10 कमोडिटी खरीद पा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम प्राइस को फिक्स रख रहे हैं। हर एक कमोडिटी का सपोज़ प्राइस फिक्स है। अब क्या होता है, हम यहाँ पे 2025 देख रहे हैं, एजम्पशन लेके चलते हैं, बस वो एजम्पशन है। अब यहाँ पे 2025 आ गया। ठीक है, फिर से हमारे पास 500
लेकिन आज इस 500 में हम सिर्फ और सिर्फ 5 कमोडिटी खरीद पा रहे हैं। ठीक है, क्या है? 5 यूनिट और कमोडिटी। अभी देखो क्या हुआ है, अभी भी 500 है और 2010 में भी 500 था, लेकिन क्या है, यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा है। पिछले 15 साल में इन्फ्लेशन बढ़ता गया और इसी कारण से क्या हुआ है कि जिस 500 रुपये में हम 10 सामान खरीद पा रहे थे, आज उन 500 रुपये में हम 5 सामान ही खरीद पा रहे हैं। रुपया तो वही है, बट इस रुपया का जो पावर है वो घट गया है। ठीक है, 500 रुपये में हम जो भी चीज़ खरीद पा रहे थे, इसी को बोलते हैं परचेजिंग पावर। ठीक है, और इसी परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है? आरबीआई। ठीक है, सॉरी, इसी को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? आरबीआई। अभी देखो क्या है ना कि देखो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है। इसके लिए भी तो कुछ पॉलिसी, कुछ टूल्स होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ परचेजिंग पावर को लेके एंड इन्फ्लेशन को लेके जो एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है कि आने वाले टाइम पे इन्फ्लेशन ऐसे बढ़ेगा, आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, राइस महंगा हो जाएगा, दाल महंगा हो जाएगा, ये सब जब हम सोचते हैं, ये क्या है? ये एक्सपेक्टेशन, और इस एक्सपेक्टेशन को भी स्टेबल रखना पड़ता है। ठीक है, ताकि इन्फ्लेशन इतना ना बढ़ जाए कि प्रॉब्लम हो जाए। तो प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग कि प्राइस स्टेबिलिटी एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है आरबीआई का, मॉनेटरी पॉलिसी के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एंड दूसरा दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी का? ग्रोथ। ठीक है, अभी देखो ये क्या है, ग्रोथ सेकेंडरी चीज है। ठीक है, आरबीआई क्या करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है, पर यहाँ पे ये भी देखा जाता है ऐसा नहीं हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में हमारा जो इन्फ्लेशन है ये बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पहला काम है, सेकेंडरी काम है कि वो ग्रोथ के पीछे ध्यान दे। ठीक है, तो ये सब चीज़ समझना है। इसके अलावा क्या है? थर्ड है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मतलब है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल कैसे रखा जाए ताकि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है ये क्या हो? कोलैप्स ना हो, ये कोलैप्स ना हो। और ये क्या है? ये इसका सपोर्टिंग रोल है। इसे बैंकिंग सिस्टम को कोलैप्स होने से बचाना है, इसको अवॉइड करना है। इसीलिए आप देखोगे जब भी कोई बैंक डूबता है ना, उसको बचाने के लिए आरबीआई आगे आ जाता है। ठीक है, अभी और क्या है सर? इसके अलावा देखोगे इसका एक काम एक्सचेंज रेट को भी स्टेबल रखना होता है। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। बोला जाता है ना कि 2014 में $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ था, आज के टाइम पे $1 इज इक्वल टू 87-89 रुपीज़ हो गया। ठीक है, लोग बोल देते हैं महंगाई इस तरह से बढ़ गया है, लेकिन वो टाइम पीरियड नहीं देखते हैं लोग। हमें टाइम पीरियड भी देखना है। जब एक्सचेंज रेट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है, तो इस वॉलेटिलिटी को अवॉइड करना और साथ ही साथ हमारे एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने का काम भी किसका होता है? आरबीआई का होता है। स्टेबल रखने का मतलब फिक्स रखना नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो ये मेन 4 काम है। ठीक है, ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं किसके? मॉनेटरी पॉलिसी के। अभी देखो मॉनेटरी पॉलिसी का ये 4 ऑब्जेक्टिव है, तो बेसिकली हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क कैसा है ये भी जानना होगा। तो क्या है कि फ्रेमवर्क ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब देखो हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका फ्रेमवर्क ऐसा बनाया गया है जो कि हमारी कंट्री में, हमारी इकॉनमी में इन्फ्लेशन है इसको टारगेट करे। ठीक है, इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए बनाया गया। इंडिया क्या है? इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी अब रूल बेस्ड हो गया। मतलब क्या है कि एक रूल बना दिया गया है एंड इसी रूल को फॉलो करते जाना है। मतलब क्या? अब इन्फ्लेशन टारगेट करना है। ठीक है,
इन्फ्लेशन टारगेट करने का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। इंडिया में एक रूल बना हुआ है, ठीक है। उस रूल के अंदर क्या होता है, आपको एक इन्फ्लेशन टारगेट दिया जाता है, ठीक है। एंड आपको इन्फ्लेशन को उसी टारगेट के अंदर रखना है। मतलब क्या है कि माना जाता है कि 4% सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होना चाहिए। अब ये 4% को मैनेज करके चलना है, ये 4% स्टेबल माना जाता है। इसमें +2 और -2 का गुंजाइश है। इसमें क्या है, +2 और -2 का गुंजाइश है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी कंट्री में 2% से लेके 6% तक इन्फ्लेशन होना चाहिए। इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए। ये टारगेट लेके आरबीआई को चलना पड़ता है, ठीक है। क्या होता है, हम लोग सीपीआई ही क्यों ले रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही क्यों ले रहे हैं? अगर आपको याद होगा तो जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमी पढ़ रहे थे ना, उसमें हम लोगों ने ये देख रहे थे कि आखिर सीपीआई क्या है। जब हम लोग प्राइस इंडेक्स देख रहे थे तो इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक टूल है, ठीक है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें महंगाई कितना बढ़ा है या तो कितना घटा है। तो नॉमिनल एंकर है, ठीक है। क्या है, नॉमिनल एंकर। सीपीआई क्या काम करता है, सीपीआई काम करता है नॉमिनल एंकर का। हमें सीपीआई में देखना है कि इन्फ्लेशन कितना हुआ है, ठीक है। और ये हमारा टारगेट सिस्टम है। क्या हम यहाँ पे डब्ल्यूपीआई फॉलो करते हैं, होलसेलर प्राइस इंडेक्स? नहीं करते हैं। क्या हम लोग यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर फॉलो कर रहे हैं, जिससे ग्रोथ पता चल रहा है? नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्या फॉलो कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सीपीआई फॉलो कर रहे हैं। हम सीपीआई में देखते हैं कि इन्फ्लेशन कितना हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अभी ठीक यहाँ तक अगर समझ गए तो अब हम लोग आते हैं कि आखिर ये जो मॉनेटरी फ्रेमवर्क है हमारा, जो कि हम टारगेटिंग फ्रेमवर्क रखे हैं कि हमारे पास इन्फ्लेशन टारगेट है, हम उस टारगेट के अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो आखिर ये टारगेट के अंदर काम करने के लिए जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, ये डिसीजन कौन लेता है? हमारा मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क डिज़ाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये सब जो डिज़ाइन है, ये सब जो डिसीजन है, ये डिसीजन लेता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ये डिसीजन कौन लेता है, ये डिसीजन लेता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। इसी को बोलते हैं एमपीसी कमिटी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि पॉलिसी से रिलेटेड जो डिसीजन है, वो डिसीजन का सेंटर ही हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है। अब ये क्या करता होगा, देखो सबसे पहले हम ये समझेंगे, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है ये करता क्या है। ये सबसे पहला काम रेपो रेट डिसाइड करता है। क्या करता है, ये रेपो रेट डिसाइड करता है। और ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन कलेक्टिव डिसीजन होता है, कलेक्टिव डिसीजन होता है, ठीक है। ठीक है सर, ये कलेक्टिव डिसीजन है, तो फिर इसमें है कौन कौन? देखो सबसे पहले समझो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। अब ये जो 6 मेंबर है, इसमें से 3 मेंबर आरबीआई से रहेंगे, ठीक है, और 3 मेंबर गवर्नमेंट नॉमिनी होंगे, गवर्नमेंट जिसको नॉमिनेट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक आरबीआई का गवर्नर भी इंक्लूड है, ठीक है। और ये जो 6 मेंबर की कमेटी है, यहाँ पे क्या होता है, वोटिंग जो होता है, वोटिंग सिंपल मेजोरिटी से होती है, सिंपल ठीक है। और अगर टाई हो जाए, ठीक है, अगर ये 3-3 वोट हो जाए तो इस बीच में भी टाई के सिस्टम पे क्या होगा कि जो गवर्नर होगा वो कास्टिंग वोट डाल सकता है, कास्टिंग वोट डालेगा, ठीक है। क्या कर सकता है गवर्नर, कास्टिंग वोट डाल सकता है, क्लियर है। अभी ये कैसे है, सपोज 6 मेंबर की कमेटी है, 3 और 3, एक अगेंस्ट हो गए और एक फॉर हो गए। अब ये जब हो जाएगा तो गवर्नर डिसाइड कर सकता है कि कौन सा डिसीजन लिया जाएगा, या तो गवर्नर फॉर में चले जाए या तो गवर्नर अगेंस्ट में चले जाए। वो कास्टिंग वोट लेके डिसाइड कर देता है, वो डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है, ठीक है। तो अगर आप ये सोचोगे कि एमपीसी में गवर्नमेंट का वीटो होता है तो आप गलत हो। यहाँ पे क्या है, एमपीसी में मेनली अगर वीटो देखा जाए तो वो आरबीआई का होता है। आरबीआई का जो गवर्नर है वो यहाँ पे मेन फैक्टर की तरह काम करता है, ठीक है।
ये सब तो थे कि आखिर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, इसमें रेपो रेट डिसाइड किया जाता है और चीज़ें यहाँ पे चलती है। लेकिन आखिर ये सब होता कैसे है? अगर रेपो रेट डिसाइड हुआ, तो ये सब काम कैसे करता है? तो अब बात आती है, देखो अब आते हैं हम लोग टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम जो मनी इन बैंकिंग से क्वेश्चंस आते हैं, वो यहीं से आते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, टूल्स को भी ना डिवाइड किया गया है 4 पार्ट, ठीक है? इन जितने भी मॉनेटरी टूल्स हैं, इन सारे टूल्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और ये जो पहला पार्ट है, ये बेसिकली होता है पॉलिसी रेट्स एंड कॉरिडोर टूल्स कहते हैं इसको। फिर आता है दूसरा, ये क्या है? ये है रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है? फिर आता है तीसरा, ये क्या है? ये है मार्केट ऑपरेशंस। फिर आता है फोर्थ, ये क्या है? ये बेसिकली क्वालिटेटिव टूल्स है, क्वालिटेटिव टूल्स। और यू कैन से सेलेक्टिव मेजर। अभी लोग क्या होते हैं ना, कंफ्यूज बहुत होते हैं इस चीज में कि बेसिकली पॉलिसी रेट क्या है, रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट ऑपरेशंस क्या है, एंड क्वालिटेटिव टूल्स एंड सेलेक्टिव मेजर क्या है। यहाँ पे देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको डिटेल में देखेंगे। जैसे कि पहला क्या है? पहला है हमारा पॉलिसी रेट एंड कॉरिडोर टूल्स। अभी समझते हैं इसको अच्छे से, इसमें क्या क्या आते हैं, इसका यूज कैसे होता है और इसका काम क्या होता है। देखो, जो पॉलिसी रेट और कॉरिडोर टूल्स है, ये बेसिकली क्या है, हमारी इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट है ना, इंटरेस्ट रेट के ट्रांसमिशन का बैकबोन होता है। ये ट्रांसमिशन का बैकबोन। अभी ये कैसे सर आप ये बोल रहे हो? देखो, इसमें हम लोग पहला देखते हैं, ठीक है? इसमें सबसे पहला देखेंगे हम लोग रेपो रेट। जो कंफ्यूजन है आज के बाद नहीं होगा, बस इसको ध्यान से देखो। देखो, सबसे पहले देखो एक एक करके, रेपो रेट जो है ना, इसको हम लोग एंकर रेट भी कहते हैं। सॉरी, एंकर रेट। ये क्या होता है? हमारी पूरी इकोनॉमी का एक एंकर रेट है। ये कैसे? अभी देखो, इसको ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना है, हम देखो इस चीज को समझेंगे। रेपो रेट बेसिकली वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंक्स को क्या करता है? लोन देता है। और ये जो लोन होता है, ये होता है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन, आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देता है, ठीक है? और ये जो शॉर्ट टर्म लोन देता है, ये क्या होता है? ये जो शॉर्ट टर्म लोन होता है, ये बेसिकली एक रीपर्चेज एग्रीमेंट है। रीपर्चेज एग्रीमेंट है। अभी समझो बात को, आप कभी भी बैंक से लोन लेते हो, तो क्या होता है ना कि बैंक आपको कोलेटरल फ्री लोन जल्दी नहीं देता है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो, ठीक है? क्या होता है, आपको लोन के बदले कुछ गिरवी रखना पड़ता है। होता था ना पहले के टाइम पे, जब आप किसी से लोन चाहते तो कोई आपसे सोना गिरवी रखते, तो ऐसे कुछ। तो इसी तरह से क्या होता है, बैंक्स आरबीआई के पास कुछ गिरवी रखता है। क्या रखता है? कोलेट्रल। अभी देखो, ये जो कोलेट्रल है ना, ये क्या होता है? ये रखा जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ठीक है? आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, एक शॉर्ट टर्म लोन है जो कि रीपर्चेज एग्रीमेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि बैंक्स आरबीआई के पास कोलेट्रल रखता है, क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है? अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट उसको क्या मिलता है? शॉर्ट टर्म लोन मिलता है। अभी देखो, अगर हम इसको इस तरह से समझे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेपो रेट इज बेसिकली क्या है? कोलेट्रलाइज्ड शॉर्ट टर्म लोन प्लस पॉलिसी सिग्नलिंग। देखो, इसको समझते हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहली बात बेसिकली क्या है,
यहाँ पे आरबीआई बैंक्स को लोन दे रहा है और उस लोन कैसे दे रहा है? कोलेक्ट्रल बेसिस पे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख रहा है बैंक्स के एंड उसके बदले में शॉर्ट टर्म लोन देता है। अभी देखो, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये रख रहा है, ये क्या है? रीपर्चेज एग्रीमेंट के थ्रू रखता है। मतलब क्या है? अभी आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया गया, आपको मनी दी गई, आपको कैश दिया गया, ठीक है? अभी क्या है, जब वो टाइम पीरियड खत्म होगा, उसके बाद क्या होगा? आप जब आओगे आरबीआई के पास, आप नहीं सॉरी, बैंक जब आएगा आरबीआई के पास, तो क्या होगा? बैंक जब आएगा आरबीआई के पास, अभी लोन ले लिया, फिर बाद में क्या करेगा? ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये बैंक्स को वापस कर दिया जाएगा एंड इसके बदले से पैसा वापस ले लिया जाएगा। ये बेसिकली रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है, ठीक है? अभी देखो, यहाँ पे क्या है? शॉर्ट टर्म में लोन दिया गया, आरबीआई ने लोन दिया, ठीक है? उसके बदले गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखा। अब जब वो टाइम पीरियड खत्म होगा, तो बैंक आएगा पैसा लेके, आरबीआई को पैसा वापस कर देगा एंड उसके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलेक्ट्रल में रखी गई थी, वो वापस ले लेगा, ठीक है? वापस से खरीद लेगा। यही है रीपर्चेज एग्रीमेंट। अभी देखो, आरबीआई का काम सिर्फ लोन देना नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे रेपो जो है, रेपो सिर्फ लोन के लिए नहीं है। रेपो का मतलब ही होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है रीपर्चेज एग्रीमेंट, ठीक है? अभी देखो, यहाँ जो रेपो रेट है, ये और क्या-क्या करता है? रेपो तो यहाँ पे सिर्फ लोन देने के लिए नहीं होगा। रेपो रेट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करता है। जैसे कि क्या डिसाइड करता है? ये बेसिकली बैंक्स का जो मार्जिनल कॉस्ट होता है ना फंड्स के लिए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, ये भी डिसाइड करता है। ये कैसे? देखो, रेपो रेट क्या? अभी देखो, आपको लग रहा होगा यहाँ पे सर रेट की बात हो रही है, लेकिन रेट का कहीं पे बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखो, ये जो शॉर्ट टर्म लोन है ना, ये इस लोन पे इंटरेस्ट भी पे करता है, ठीक है? इस लोन पे क्या होता है? इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। यहाँ पे लिख दो आप प्लस इंटरेस्ट। बैंक क्या होगा? आरबीआई को उस मनी पे इंटरेस्ट भी पे कर रहा होगा। ये जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, ये इंटरेस्ट है क्या? अभी सोचो कि जब आपको बैंक्स से लोन मिलता है, तो आपको जब लोन दिया जाता है, आपको उसके बदले इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। वो इंटरेस्ट क्या होता है? बैंक्स का इनकम होता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है? जब बैंक को पैसा मिलता है, ठीक है? अगर यहाँ पे बैंक को मनी दिया गया, इस मनी पे इंटरेस्ट रेट सपोज पहले क्या है? 5%। अभी मान रहे हैं ये रेपो रेट नहीं है, सपोज 5% इंटरेस्ट रेट है। तो सपोज यहाँ पे 1000 मिल रहा है, तो वापस करने जब जाएगा, इसको कितना वापस करना पड़ेगा? इसको वापस करना पड़ेगा 1050 रुपीज। अभी क्या है? यही बढ़ के 10% हो जाए सपोज इंटरेस्ट रेट, तो क्या है कि इसको यहाँ पे कितना वापस करना पड़ेगा? 1100। तो बेसिकली ये जो 100 रुपीज है और यहाँ पे ये जो 50 रुपीज है, ये क्या है? कॉस्ट है। 1000 लेने के बदले उसको इतना कॉस्ट पे करना पड़ा और यहाँ पे ये कॉस्ट है। तो क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है ना फंड्स का, वो भी डिसाइड करता है रेपो। अगर बैंक्स को महंगा लोन मिलेगा, ठीक है, तो क्या होगा? बैंक लोन लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा। लेकिन अगर बैंक को सस्ता लोन मिलेगा, कम इंटरेस्ट पे मिलेगा, तो बैंक लेना चाहेगा। तो जब बैंक के पास पैसा जाएगा, ठीक है, आरबीआई से बैंक के पास पैसा जाएगा, तभी तो वो फर्दर लेंडिंग कर पाएगा, ठीक है? और अगर वो फर्दर लेंडिंग नहीं कर पाएगा, जब उसको इतना महंगा मिलेगा, तो वो बाहर भी लेंडिंग करेगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा? इंटरेस्ट रेट वो ज़्यादा लेगा लोगों से, और ज़्यादा लेगा तो लोग लोन लेंगे नहीं, लोन का डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बस यही चीज़ समझना है यहाँ पे आपको कि आरबीआई क्या करता है? आरबीआई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड भी डिसाइड करता है और ये जो रेपो है, ये बेसिकली लेंडिंग का लेंडिंग रेट का बेस होता है, ठीक है? लेंडिंग रेट का बेस की तरह काम करता है और ये साथ ही साथ मनी मार्केट में, अभी आपको मनी मार्केट पता नहीं होगा, बट मनी मार्केट जब आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है? मनी मार्केट में क्या करता है? जो रेट होता है ना, इंटरेस्ट रेट, उसका भी डायरेक्शन डिसाइड करता है, मनी मार्केट पे भी इम्पैक्ट डालता है। इसलिए रेपो को कहते हैं एंकर ऑफ, हमने यहाँ पे क्या लिखा है? हम रेपो को क्या बोलते हैं? तो कहाँ पे लिखा है मैंने ये? हाँ, हमने लिखा है रेपो को एंकर रेट, इसीलिए एंकर रेट होता है। इस रेट का इम्पैक्ट हमें पूरा का पूरा इकोनॉमी में देखने को मिलता है, ठीक है? अभी देखो, हमने ये तो देखा कि यहाँ पे हमने ये देख लिया कि कैसे बैंक्स को जब रेंट दिया जा रहा है, तो ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। अगर आपको ये ट्रांसमिशन समझ आ गया, तो
तो आपको आधी चीजें समझ में आ गई। अभी देखो इस ट्रांसमिशन को ना हम पूरा चेन में देखते हैं, एक पूरा चेन बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो सपोज रेपो रेट अभी कम है, हम पूरा बनाएंगे, हम दोनों चीज बनाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना आए। और रेपो रेट ज्यादा है, देखो अगर रेपो रेट कम होगा और रेपो रेट ज्यादा होगा, दोनों साइड, पहले हम रेपो रेट कम देखते हैं। जब रेपो रेट कम होगा, इससे क्या होगा कि बैंक जो फंड ले रहा है, बैंक का जो फंडिंग कॉस्ट है, ये क्या होगा, कम होगा, उसे कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। और जब कम होगा फंडिंग कॉस्ट, तो जब वो बाहर लेंड करेगा लोगों को, तो ये लेंडिंग रेट भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और जब लेंडिंग रेट कम होगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तो क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, वो डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा। एंड साथ ही साथ क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, अभी देखो कंजम्पशन बढ़ा मतलब डिमांड भी बढ़ा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा। इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो प्रोडक्शन है, ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, और प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, अब क्या देख रहे हो, यहाँ पे प्रोडक्शन भी बढ़ता जा रहा है। अभी प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन, मार्केट में इन्फ्लेशन, एक्सट्रीम नहीं, कुछ हद तक इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा मीडियम टर्म के लिए। ठीक है, इन्फ्लेशन ये जो है, ये मीडियम टर्म के लिए बढ़ेगा। ये ग्रोथ का सिग्नल भी होता है ना, इन्फ्लेशन अगर पूरा ही कम हो जाए तो ये ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, एक तरह से हमें दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर रही है। अभी देखो जब ये रेपो रेट बढ़ जाएगा तो इसका पूरा एग्जैक्ट उल्टा कर देंगे। क्या होगा, जब रेपो रेट ज्यादा रहेगा तो बैंक का जो फंडिंग कॉस्ट है, ये क्या होगा, सॉरी, ये बढ़ जाएगा। उसका जो फंडिंग कॉस्ट है, ये बढ़ जाएगा। अब उसको लोन लेने पे ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। अगर इसको ज़्यादा पैसा करना पड़ रहा है, तो ये क्या करेगा, लोगों से भी ज़्यादा पैसा लेगा। तो हमारा जो लेंडिंग रेट है, बैंक का जो लेंडिंग रेट होता है, ये भी बढ़ जाएगा। एंड इसी के कारण क्या होगा कि कंजम्पशन हमारा घटेगा। लेंडिंग रेट बढ़ जाएगा तो लोग पैसा लेना नहीं चाहेंगे। कौन, आपको अगर हम बोले कि आप मेरे से 2000 रुपया लो, उसके बदले में आप हमको बस 1% इंटरेस्ट पे करना, तो 2000 का 1% कितना हो जाएगा, 20 रुपया। लेकिन हम आपको बोले कि नहीं, आपको 10% पे करना पड़ेगा, तो उसका कितना हुआ, 200 रुपया। तो एक जगह आपको 20 रुपया ही पे करना पड़ रहा है, एक जगह आपको 200 रुपया पे करना पड़ रहा है। तो सोचो, आप जहाँ पे 20 रुपया पे करना पड़ेगा वही लोगे ना, क्योंकि वो सस्ता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेंडिंग रेट बढ़ जा रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो हम पैसा लेंगे ही नहीं, तो हम डिमांड करेंगे ही नहीं। हमारे हाथ में पैसा ही नहीं आएगा तो हम डिमांड क्या करेंगे। ठीक है, तो हमारा कंजम्पशन क्या होगा, कंजम्पशन घटेगा। सॉरी, यहाँ बढ़ना लिख दिया, हमारा कंजम्पशन क्या होगा, घटेगा। और साथ ही साथ हमारा इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, घटेगा। कोई भी ज़्यादा महंगा लोन नहीं लेना चाहता है, और ज़्यादा महंगा लोन नहीं लेना चाहेगा तो वो इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएगा। और जब ऐसा होगा, इन सब चीज़ों के कारण क्या होगा कि हमारा आउटपुट भी कम हो जाएगा। और आउटपुट कम होगा तो मार्केट क्या होगा, थोड़ा रिसेशन में चले जाएगा। हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कैसे यहाँ पे रेपो रेट इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है। देखना, ये बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखने वाली चीज़ है कि रेपो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये जो इन्फ्लेशन का रोल है, ये इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट इन्फ्लेशन पे नहीं जा रहा है। देखो कितना बड़ा चेन बन रहा है, उसके बाद वो जा रहा है। तो ये बेसिकली रेपो रेट का है। अभी देखो रेपो रेट क्या होता है, ये तो आप समझ गए। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, बैंक आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है, शॉर्ट टर्म लोन देता है, उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। और ये जो होता है, ये कोलेट्रल के साथ होता है, मतलब बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेट्रल के रूप में आरबीआई के पास रखते हैं। और ये क्या होता है, एक रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। जब ये शॉर्ट टर्म पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद बैंक्स आएंगे, इनको पैसा वापस करेंगे, और आरबीआई क्या करेगा, इनको इनका गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस कर देगा। सिंपल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन में कभी पूछा भी नहीं है, बस इतना पूछा है, इसको अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, तो ये तो अभी तक रेपो रेट के बारे में बात हो रही थी। अभी देखो, जब हम रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, अब आता है दूसरा चीज, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अभी यहाँ पे सब कुछ क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अभी सर ये उल्टा कैसे हो रहा है, देखो समझो, रिवर्स रेपो का ना सेकेंडरी रोल है, रेपो का प्राइमरी रोल है, एंकर रेट है वो। लेकिन रिवर्स रेपो रेट क्या है, जिस रेट पर आरबीआई क्या करता है, बैंक से पैसा लेता है, आरबीआई बैंक से पैसा ले रहा है। ठीक है,
ये जो पैसा ले रहा है आरबीआई बैंक से वो क्यों ले रहा होगा, क्या रीजन होगा? आरबीआई को तो कभी पैसों की कमी होगी नहीं, तो आरबीआई बैंक से क्यों पैसा लेगा, क्या रीजन? इसका रीजन ये होता है, जब मार्केट में ये जो हो रहा है, इसका रीजन ये है कि जब मार्केट में, इकोनॉमी में हमारा मनी सप्लाई क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, हमारा मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस मनी सप्लाई को एब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई ये काम करता है, मनी सप्लाई को एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए और हमारी इकोनॉमी अनस्टेबल ना हो जाए। इसी चक्कर में रिवर्स रेपो का काम होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आरबीआई बैंक से पैसा ले रहा है और इसके बदले गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी दे रहा है। हाँ, और इसके बदले इंटरेस्ट भी देता है, ये भी ध्यान रखना, इसके बदले इंटरेस्ट भी देता है। देखो पहले क्या था, ये एब्जॉर्प्शन का एक बहुत बड़ा टूल था, लेकिन अब क्या है कि रिवर्स रेपो की जगह पे और भी चीजें आ गई। जैसे कि क्या आ गया है, अभी इसी के बाद हम लोग देखेंगे तीसरा जो हमारा रेट है। ठीक है, और ये क्या है, एस डी एफ। एस डी एफ इसका मतलब होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिवर्स रेपो की जगह पे अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का यूज़ किया जा रहा है। ये कब हुआ? ये 2022 के बाद हुआ। ठीक है, ये 2022 के बाद हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? देखो ये ना रीज़न है ये होने का। आप देखोगे क्या होता है कि कोविड के टाइम पे ना इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। बैंकिंग सिस्टम में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और इन सबको देखने के बाद ये देखा जाता है कि रिवर्स रेपो रेट उस तरह से मार्केट में काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है? तो क्या होता है कि रिवर्स रेपो के सप्लीमेंट के तौर पे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को लाया जाता है और ये 2022 के बाद एक गेम चेंजर बन जाता है। गेम चेंजर। अभी ये गेम चेंजर कैसे बनता होगा सोचो। देखो पहले तो हमें ये समझना है कि एचडीएफ है क्या। एचडीएफ में क्या है, बैंक्स विदाउट कोलेट्रल। ठीक है, विदाउट कोलेट्रल आरबीआई के पास, आरबीआई के पास अपना एक्सेस मनी क्या करता है, एक्सेस मनी, जो बहुत ज्यादा मनी उसके पास होता है वो इसके पास पार्क कर देता है। ठीक है, मतलब रख देता है। ठीक है, बैंक क्या करता है, आरबीआई के पास बिना किसी कोलेट्रल अपना जो एक्सेस मनी होता है वो रख देता है। ठीक है, अभी देखो आखिर क्या है, जब रिवर्स रेपो रेट में भी यही हो रहा था, बस यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे विदाउट कोलेट्रल है। ये चीज ध्यान रखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विदाउट कोलेट्रल है। आखिर सर जब रेपो के साथ रिवर्स रेपो के साथ काम हो ही रहा था, तो आखिर आरबीआई ने आखिर एसडीएफ को क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्या रीजन है? तो देखो एक तो बड़ा रीजन क्या दिख रहा है, यहाँ पे रिवर्स रेपो में कोलेट्रल रखना पड़ रहा था और एचडीएफ में क्या है, कोलेट्रल नहीं रखना पड़ता है। देखो और भी क्या रीजन है, एक तो ये भी रीजन है, वाई वाई एस डी एफ। ध्यान रखना ये सब चीजें। ठीक है, पहला क्या है, कोलेट्रल। ठीक है, यहाँ पे कोलेट्रल नहीं रखना पड़ रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा देखो आरबीआई के पास ना जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, इसीलिए वो नहीं चाहती है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसी के पास कोलेट्रल रखे, तो लिमिटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी एक रीजन है जिसके कारण कि एसडीएफ को इंट्रोड्यूस किया गया। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अब यहाँ पे जो जितना आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखोगे उतना ही, रिवर्स रेपो में क्या हो रहा था कि जितना आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखते हो आप उतना ही कैश एब्जॉर्ब कर पा रहे हो। ठीक है, उससे ज्यादा तो नहीं कर पा रहे हो। तो अब क्या था ना, आरबीआई को एक ऐसा टूल चाहिए था जिससे कि वो जितना चाहे विदाउट एनी कोलेट्रल जितना चाहे उतना मनी एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, उसे एक क्लीन एब्जॉर्प्शन टूल चाहिए था। ठीक है, और इसी के लिए क्या होता है, एसडीएफ को इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसीलिए आप देखते हो कि एसडीएफ क्या होता है, विदाउट कोलेट्रल होता है। ये कोलेट्रल फ्री लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन टूल है। ठीक है, अभी ये तो समझ गए कि क्या हो रहा है कि एक तो रेपो रेट है। ठीक है, जब आरबीआई बैंक को पैसा देता है, एक क्या है, एक है मेरा रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई बैंक से पैसा लेता है, और एक क्या है, एक है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसमें क्या होता है कि बैंक अपना एक्सेस मनी आरबीआई के पास
पार्क करता है, आरबीआई के पास जमा करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये बेसिकली जो भी अभी तक हम लोग देख रहे थे ना, ये क्या था, ये हमारा था पॉलिसी रेट। अभी देखो इसको ना बहुत ध्यान से समझेंगे। ये जो अभी हम लोगों ने तीनों देखा, इन तीनों में एक स्ट्रक्चर है, कॉरिडोर स्ट्रक्चर। ठीक है, इन तीनों में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो कॉरिडोर स्ट्रक्चर है ना, इसको समझते हैं पहले। देखो ये लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इस बात की तरह देखना है। अभी देखो यहाँ पे कुछ टूल्स हैं और यहाँ पे उन टूल्स का रोल है। ठीक है, अभी देखो क्या है ना, कि हम लोग देखेंगे कि हम लोग रेपो के बारे में देखें। ठीक है, रेपो क्या कर रहा है, रेपो बेसिकली आप देखोगे एक पॉलिसी रेट है। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। हमने फिर देखा एसडीएफ। ये जो एसडीएफ है, ये क्या करता है, ये लोअर फ्लोर का काम कर सकता है। ठीक है, लोअर फ्लोर, जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट क्या है ना, अब हमारे इस कॉरिडोर स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब इस कॉरिडोर स्ट्रक्चर का जो लोअर फ्लोर है, ये क्या है, ये एसटीएफ है, और रेपो क्या है, पॉलिसी रेट। अभी एक चीज और देखना, अभी इसमें एक और आता है एमएसएफ, इसको कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या है, ये मेरा अपर सीलिंग होता है। सर ये तो बताया ही नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हो। देखो अभी हम लोग इसी को समझेंगे, ये जो अपर सीलिंग है ये है क्या, इसी को समझते हैं पहले। ठीक है, ये बेसिकली हमारा 3 कॉरिडोर स्ट्रक्चर है। अभी इस कॉरिडोर स्ट्रक्चर में आता है रेपो, एसडीएफ और एमएसएफ। रेपो क्या है, मेरा पॉलिसी रेट है। ठीक है, एसडीएफ क्या है, मेरा लोअर फ्लोर है, एंड एमएसएफ क्या है, मेरा अपर सीलिंग है। अभी इस चीज को समझते हैं कैसे। देखो हमारा जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, मतलब कि एमएसएफ, ये है क्या। देखो एमएसएफ क्या है ना, एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बनाया गया। ये बेसिकली एक इमरजेंसी बोरिंग विंडो है। आप भी जानते हो इमरजेंसी का यूज तब करते हैं जब इमरजेंसी होता है। अब इमरजेंसी कब होगा, जब देखो कि बैंक्स के बारे में पहले देखते हैं। क्या होता है ना, कि बहुत बार क्या होता है मार्केट में, इंटर बैंक, जितने भी बैंक होते हैं ना, आपस में पैसा का लेन देन करते हैं। ठीक है, और आपस में पैसा का लेन देन करते हैं, कभी कभी मार्केट के जो भी अलग अदर इंस्टीट्यूशन होते हैं उन सबसे भी पैसा लेन देन करते हैं। बट जब ये काम बैंक नहीं कर पाते हैं, जब क्या होता है, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के थ्रू पैसा नहीं ले पाते, और बैंक्स के पास क्या होता है, लिक्विडिटी क्रंच हो जाता है। ठीक है, जब बैंक्स के पास लिक्विडिटी क्रंच हो जाता है, उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी नहीं होता है, तब आरबीआई बोलता है कि आप क्या करो, आपके पास जो एसएलआर सिक्योरिटीज है ना, क्या है, आपके पास एसएलआर सिक्योरिटीज, अभी इस सिक्योरिटीज को आप क्या करो कि मेरे पास ला दो, और ओवरनाइट के लिए आप पैसा ले जाओ, मतलब कि रात भर के लिए। क्या है ये, ओवरनाइट आप सिक्योरिटी लाओ, एंड इसके बेसिस पे ओवरनाइट मनी लेके जाओ, जिससे कि आपका जो लिक्विडिटी क्रंच है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो हमने जो पहले के ये रेट देखे थे, 3 रेट, एसडीएफ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब का नेचर और एमएसएफ का नेचर देखो, नेचर ऑफ एमएसएफ। इसमें क्या होता है ना, इसमें सिंपल समझो कि ये बेसिकली एक पैनल रेट पे दिया जाता है। सर ये पैनल रेट क्या होता है, बेसिकली पैनल रेट वो होता है जहाँ पे रेपो रेट तो लगता ही है। ठीक है, जो रेपो रेट है, जो इंटरेस्ट रेट बेसिकली रेपो ट्रांजेक्शन में आरबीआई चार्ज करती है, उसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये रेपो रेट से ज़्यादा होता है। ठीक है, एमएसएफ में जब आरबीआई बैंक को पैसा देता है तो ये रेपो रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है,
और दूसरा क्या देखा इसमें, ये ओवरनाइट बेसिस पे होता है, ठीक है। और ये कब होता है, जब कोई नहीं बचता है, लास्ट रिजॉर्ट, जब उसको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा होता है, तब वो आता है एमएसएफ के पास। और देखो यहाँ पे क्या है, रेपो से ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। इसीलिए एमएसएफ जो होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये बेसिकली क्या होता है, ये इंटरेस्ट रेट का सीलिंग होता है, अपर सीलिंग होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, हम लोगों ने लिखा है एमएसएफ क्या है, अपर सीलिंग है, एचडीएफ क्या है, लोअर फ्लोर है, ठीक है। और रेपो क्या है, पॉलिसी रेट है। अभी देखो इन तीनों को जब हम समझ गए, ठीक है, तो एक और ध्यान में रखो कि एक और रेट होता है जो कि आपको कंफ्यूज करेगा कि सर बैंक रेट का भी बात होता है कहीं कहीं पे, वो तो आपने बताया ही नहीं। तो चलो हम लोग बात करते हैं बैंक रेट के बारे में भी, ठीक है। हालांकि बैंक रेट के बारे में पहले बताते हैं, फिर इसके बारे में और बताएंगे। देखो क्या होता है ना, कि बैंक रेट जो क्या है, ये लॉन्ग टर्म रेट है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म सिग्नल रेट है। अब क्यों, कैसा, देखो अभी तक हमने जो भी देखा, जो आरबीआई रेपो प्रोवाइड कर रही है, ये क्या है, ये भी शॉर्ट टर्म है। हमारा जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, ये भी शॉर्ट टर्म है। एमएसएफ तो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म है, ये तो ओवरनाइट बेसिस पे दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो बैंक रेट है, ये क्या है, ये बैंक रेट आप देखोगे एक सिग्नल रेट है जो कि लॉन्ग टर्म है, ठीक है। बैंक रेट क्या है, कि आरबीआई लॉन्ग टर्म में जब लेंड करता है, लॉन्ग टर्म लेंडिंग रेट। आज के टाइम पे इसका यूज नहीं होता है, ये बस थियरी पे ही है, ठीक है। आज के टाइम पे इसका यूज बंद हो गया, ठीक है। रेपो रेट जब से आया है, ठीक है, जब से रेपो रेट आया है उसके बाद से बैंक रेट का यूज प्रैक्टिकली कम हो गया, पूरी तरह से खत्म नहीं, अभी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि बहुत कम है, रेयर यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जब आपसे पूछा जाए क्या एमएसएफ और बैंक रेट दोनों सेम है, तो आपको तो पता चल जाना चाहिए, अभी तक जितना भी पढ़ा है हमें पता है ये दोनों सेम नहीं है। बैंक रेट और रेपो रेट ये भी सेम नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, कि पॉलिसी रेट में हम लोग कितने तरह का रेट देखे, हम लोग 4 रेट देखा, 5 रेट देखा। क्या क्या देखा, हमने देखा एक रिवर्स रेपो रेट, जिसके बारे में सबसे बढ़िया से समझना पड़ा, क्यों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला क्या है, हमारा रेपो रेट। फिर दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, दूसरा हम लोगों ने देखा रिवर्स रेपो रेट। तीसरा क्या देखा सर, तीसरा हम लोगों ने देखा एसटीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। चौथा क्या देखा हम लोगों ने सर, चौथा देखा हम लोगों ने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। एंड पांचवा देखा बैंक रेट। अब इसमें आपको दो चीज पता है, कि रिवर्स रेपो और बैंक रेट, रिवर्स रेपो का यूज अब बंद हो गया है, ठीक है, बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। क्यों, क्योंकि उसके जगह पे आरबीआई स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यूज करने लगी, ठीक है। बैंक रेट का यूज क्यों कम हो गया है, क्योंकि बैंक रेट अब ये लॉन्ग टर्म के लिए जो देने वाला सिस्टम था ना, ये पूरी तरह से लगभग लगभग बंद कर दिया गया है, तो अब ये भी यूज नहीं होता है, ठीक है। तो पॉलिसी रेट में हम लोगों ने 5 रेट देखा, ठीक है। इसके थ्रू देख रहे हो कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। अब आता है अगला, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, कि हम लोगों ने देखा कि 4 पार्ट में इसको हम लोगों ने डिवाइड किया था, ठीक है। पहला पॉलिसी रेट में, इसमें कॉरिडोर टूल्स, एंड दूसरा अब आएगा रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट, आखिर ये रिजर्व रिक्वायरमेंट है क्या, ठीक है। सेकंड, रिजर्व रिक्वायरमेंट, देखो रिजर्व रिक्वायरमेंट होता क्या है, सबसे पहले ये समझो, जो हम लोग सीआरआर, एसएलआर इन सब के बारे में पढ़ रहे थे, ये वही है। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे क्वांटिटी कंट्रोल की जाती है, ठीक है। ये जो क्वांटिटी कंट्रोल है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्लंट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है, पावरफुल टूल है। अब कैसे सर आप पावरफुल बोल दे रहे हो, कुछ तो रीज़न होगा। तो चलो इसमें से सबसे पहला हम लोग देखते हैं CRR, ठीक है। ये क्या होता है सर, ये होता है
कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है ये? कैश रिजर्व रेशियो। अभी यहाँ पे क्या होता है, देखो हर एक बैंक का, जो बैंक के पास डिपॉजिट होता है ना, जितना भी डिपॉजिट होता है, ठीक है, सपोज बैंक ए है, इसके पास 10,000 का डिपॉजिट है, ठीक है। इस डिपॉजिट में से वो पूरा का पूरा मार्केट में लेंड नहीं कर सकती, लोगों को लोन नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि आरबीआई ने मना किया हुआ है। क्यों मना किया हुआ है? अगर कल दिन इसी डिपॉजिटर में से कोई डिपॉजिटर आ जाए और आपको बोले कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, ठीक है, तब आप कहाँ से दोगे अगर आप पूरा यूज कर लोगे? ठीक है, तो ये जो है ना, इसी चीज को बोलते हैं कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी मतलब एनडीटीएल। अब हर एक बैंक को क्या होता है कि अपने नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एन एनडीटीएल, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल, इसको क्या होता है, कैश के रूप में, इसको कैश फॉर्म में, किस फॉर्म में? कैश फॉर्म में आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है, आरबीआई के पास जमा करवाना होता है। समझो, अभी इसको बहुत क्लियरली समझना है। सीआरआर क्या होता है कि देखो, बैंक के पास जो भी डिपॉजिट होता है, उस डिपॉजिट में से उसका कुछ खर्चा होता है, इसी खर्चे को बोलते हैं एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। एंड इस नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का कुछ परसेंट कैश फॉर्म में आरबीआई के पास रखना होता है, आरबीआई के पास जमा करवाना होता है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सीआरआर का मतलब होता है कि कुछ पैसा बैंक आरबीआई के पास जमा करता है, ठीक है, लेकिन ये जो पैसा हम आरबीआई के पास जमा कर रहे हैं, क्या इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है? तो आपको ध्यान में रहे कि इस पे इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है? जीरो। इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। एंड साथ ही साथ इस पे आप लैंडिंग अलाउ नहीं है, आप इस चीज पे लैंडिंग नहीं कर सकते, ठीक है, लैंडिंग नॉट अलाउड। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अभी देखो क्या है कि ये जो सी आर आर है, ठीक है, ये जो सी आर आर है, ये क्या है? ये एक डायरेक्ट लिक्विडिटी डिस्ट्रक्शन। इसके थ्रू आरबीआई क्या करता है कि बैंक को कभी भी बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में अलाउ नहीं करता है, ठीक है। और इससे क्या फायदा होता है? हमने देखा कि सीआरआर के थ्रू बैंक ए सीआरआर के थ्रू आरबीआई डायरेक्ट लिक्विडिटी को खत्म कर देता है मार्केट से, और मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कि हम ये समझ गए कि सीआरआर होता क्या है, एंड सीआरआर के बाद एक चीज और आता है कि आरबीआई बेसिकली सीआरआर कब यूज करता है, आखिर किस कंडीशन में यूज करता है, ठीक है। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई देखेगा कि जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा हो, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या हो? एक्सेस हो, एंड साथ ही साथ लिक्विडिटी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा एक्सेस होगी। इन दो टाइम पे क्या होता है कि आरबीआई सीआरआर का यूज करता है। सीआरआर बेसिकली आप देखोगे कि ये इसलिए है क्योंकि मार्केट में किसी भी तरह का शॉक ना लगे। किस तरह का शॉक? देखो, जब ज्यादा हमारा इन्फ्लेशन हो जाएगा, जब ज्यादा लिक्विडिटी हो जाएगी, तो मार्केट क्या होगा कि अलग तरीके से बिहेव करने लगेगा, डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगा, एंड इस डिमांड को देखते हुए सप्लाई बहुत ज्यादा होने लगेगा, और इसके कारण क्या होगा, इकोनॉमी ओवर हीट होने लगेगा, ठीक है। और अपने जो एक होता है ना कि हम लोग जब ये देख रहे थे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देख रहे थे, तो हमने उसमें देखा था कि अपने पोटेंशियल आउटपुट से भी ज्यादा प्रोडक्शन करने लगता है, और जब पोटेंशियल आउटपुट से भी ज्यादा प्रोडक्शन करने लगता है, तो ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है, सस्टेनेबल नहीं होता है, और फिर अचानक से मार्केट में एक तरह मार्केट अचानक से गिर जाता है।
एंड इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, सीआरआर का यूज करता है। आप देखोगे कभी सीआरआर का जो रेट है ये बढ़ता है घटता है, ये कैसे होता है, इन्हीं सब चीजों को हम लोग को समझना है। अभी देखो क्या होता है कि हम सीआरआर का बेसिक मतलब तो समझ गए। अभी सीआरआर के बाद क्या है, सीआरआर तो था एक, एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद है एसएलआर। ठीक है, सीआरआर के बाद क्या है, एसएलआर। ये क्या होता है, ये होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है, बैंक्स अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट सेफ लिक्विड एसेट, सीआरआर में क्या था, सिर्फ कैश में रखा जाता था, यहाँ पे क्या है, सेफ लिक्विड एसेट, इसमें अपने पास रखता है। किसके पास रखता है, बैंक्स खुद के पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो सेफ लिक्विड एसेट है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, इसमें आता है गोल्ड, इसमें आता है कैश। इस तरह की चीजें वो अपने पास एसएलआर के रूप में रख सकती है। आखिर जैसे हमने सीआरआर देखा कि लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए अपने पास रखवाता है। लेकिन जब हम एसएलआर पढ़ते हैं तो एसएलआर में आरबीआई क्या कर रहा है, क्यों ये रखवा रहा है, एसएलआर का मोटिव क्या है। देखो एसएलआर का मोटिव होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएलआर। इसका मतलब होता है कि बैंक स्टेबल रहे। ठीक है, बैंक स्टेबिलिटी। ठीक है, बैंक स्टेबल रहे, वहां पे जो क्रेडिट है वो डिसिप्लिन वे में चले, क्रेडिट डिसिप्लिन, एंड साथ ही साथ इसको गवर्नमेंट का बोरोइंग सपोर्ट मिलता रहे। इन सब चीजों के लिए एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है। अभी देखो क्या होता है ना कि सर सीआरआर में भी हम देख रहे हैं यहाँ पे अपने एनडीटीएल का कुछ पार्ट रख रहा है परसेंटेज में। ठीक है, और आप एसएलआर में भी बोल रहे हो, तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो क्या होता है, सीआरआर में हम क्या देखते हैं, सीआरआर बैंक्स आरबीआई के पास रखता है। ठीक है, और ये किस में रखता है, सिर्फ कैश फॉर्म में। ठीक है, लेकिन एसएलआर अगर हम देखते हैं तो एसएलआर क्या है, ये बैंक्स खुद के पास रखता है, आरबीआई के पास नहीं। और ये क्या होता है, ये होता है सेफ लिक्विड एसेट में, ना कि सिर्फ और सिर्फ कैश में। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये था बेसिकली हमारा कि हम लोग देख रहे थे कि ये जो रिजर्व रिक्वायरमेंट वाली बात है कि रिजर्व रिक्वायरमेंट में आरबीआई क्या क्या चीजें रखता है। ठीक है, अभी देखो, अभी तक हम देख रहे थे कि बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट में अपने पास क्या क्या चीजों को मेंटेन करता है। एसएलआर खुद के पास मेंटेन करता है, सीआरआर आरबीआई के पास रखवाता है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे ब्लॉक में। तीसरा क्या था हम लोगों का, तीसरा था मार्केट ऑपरेशंस। क्या था तीसरा, मार्केट ऑपरेशंस। देखो रिजर्व रिक्वायरमेंट जो था कि वो बैंक अपने एनडीटीएल का कुछ पार्ट को रिजर्व रखता है। ठीक है, पॉलिसी रेट में हम लोगों ने देखा कि आरबीआई किस किस तरह से मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अब ये जो तीसरा मार्केट ऑपरेशन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग लिक्विडिटी के बारे में ही देखेंगे कि यहाँ पे भी लिक्विडिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है, ये मार्केट में जाके किया जा रहा है। ठीक है, अभी बैंक टू बैंक हो रहे थे। ठीक है, कि बैंक को कैसे मैनेज किया जा रहा था। अब आएंगे हम लोग मार्केट में। मार्केट ऑपरेशंस में सबसे पहला होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सर ये क्या होता है, देखो यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है और मार्केट में भी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेड की जा रही है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो बहुत कोई खरीदते हैं, आज के टाइम पे रिटेल इन्वेस्टर्स भी खरीदते हैं। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट टूल है वो। तो अब क्या करता है आरबीआई, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचना, ये वाला ट्रांजैक्शन ओपन मार्केट ऑपरेशन में करता है। अभी देखो ये जो खरीद रहा है और बेच रहा है, ये क्यों हो रहा है। देखो सबसे पहले अगर वो मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर रहा है।
ठीक है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर रहा है। और अगर वो बेचता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब कर रहा है, ये लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब कर रहा है। सर ये कैसे हो रहा है, आप ये कैसे बोल रहे हो? देखो, अगर आरबीआई मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहा है, ठीक है, बाय कर रहा है, तो क्या होगा, इसके बदले में वो कैश देगा, जिससे भी खरीदेगा उनको कैश देगा। एंड वो कैश कहाँ होगा, वो कैश मार्केट में पहुंचेगा। और वो कैश जब मार्केट में पहुंचेगा तो क्या होगा, इस कैश के कारण हमारा जो मनी सप्लाई है, हमारा जो लिक्विडिटी है, मनी सप्लाई हम लोग उसको लिक्विडिटी की तरह देखते हैं। मार्केट में जो कैश का अमाउंट है, ये क्या होगा, ये अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, ठीक है, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, वो लोग डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी देखो, अगर आरबीआई अपने पास से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचना स्टार्ट करता है, ठीक है, सेल करना स्टार्ट करता है, तो ये क्या करेगा, अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, कैश पे कर रहा था, कैश पे कर रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा कि कैश लेगा, ठीक है, यहाँ पे कैश आरबीआई के पास आ रहा है, ठीक है, रिसीव करेगा। अब ये जब कैश ले रहा है तो क्या होगा कि मार्केट से लिक्विडिटी कम होगी, ठीक है, ये लिक्विडिटी, यहाँ पे जो कैश था वो कैश कहाँ चल जाएगा, ये कैश चले जाएगा आरबीआई के पास। तो देख रहे हो कि कैसे सेल करके और परचेस करके आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी को इम्पैक्ट कर रहा है, लिक्विडिटी पर इम्पैक्ट डाल रहा है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि कुछ टाइम पीरियड के लिए कर रहा है, कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने भर, ऐसा। ओपन मार्केट ऑपरेशन का जो इम्पैक्ट है ना लिक्विडिटी पे, वो परमानेंट होता है, ठीक है। ये परमानेंट क्यों होता है, जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता है, तो अब ये उसके ऊपर है कि इसको कब बेचना चाहता है। यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि आपने अभी खरीदा तो 1 महीने बाद अब वापस दे दोगे, जैसा हम लोगों ने पॉलिसी रेट वाले में देखा। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन का इम्पैक्ट लिक्विडिटी पे परमानेंट तरीके से देखते हैं, ठीक है। चलो, ओपन मार्केट का मतलब समझ में आ गया, ठीक है, कि ओपन मार्केट से क्या होता है। और सर, और क्या होता है, आप जब मार्केट ऑपरेशन में बता रहे हो, आप तो एक पहला बता रहे हो ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसके अलावा और क्या होता है, यहाँ पे और किस किस तरीके से दिया जाता है। देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन के अलावा क्या होता है कि और भी कुछ चीजें होती है, जैसे कि टर्म रेपो, ठीक है, या तो वेरिएबल रेट ऑक्शन। ये क्या होता है सर, देखो, अभी तक हमने क्या देखा था, आरबीआई सिर्फ ओवरनाइट रेपो दे रहा था, लेकिन हमें ये जानना है कि आरबीआई सिर्फ ओवरनाइट रेपो नहीं देता है, वो कभी कभी 14 डेज, कभी कभी 28 डेज, ठीक है, इस तरह से वेरिएबल डेज के लिए, कोई फिक्स डेज नहीं होता है, कभी कभी इस तरह से भी रेपो ऑपरेशन करता है, इसी को कहते हैं टर्म रेपो, ठीक है। रेट यहाँ पे वही होता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, ये थोड़ा लॉन्गर टर्म के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो रेट होते हैं, यहाँ पे रेपो रेट को ही यूज किया जा रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल रेपो रेट लिखा है, मतलब क्या है, ये रेपो रेट घटता बढ़ता है उसको। ये टूल्स क्या होता है, जो मार्केट में लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी को मिसमैच को सॉल्व करता है। अगर लिक्विडिटी कम है तो लिक्विडिटी बढ़ाने का काम करता है, और लिक्विडिटी अगर ज्यादा है तो लिक्विडिटी को कम करने का काम करता है, ठीक है। तो इससे आज तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन अगर कभी यूपीएससी ने इनडायरेक्टली पूछ दिए तो ये आपके पास पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, ये बेसिकली था हमारा कि जब ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है तो इस तरीका यूज किया जाता है। अभी क्या है, इसके अलावा मैंने बोला था एक और चीज, फोर्थ नंबर पे, क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स। ये क्या होता है, देखो यहाँ पे ना कोई रेट नहीं होता है, यहाँ पे कोई चीजें नहीं होती है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होता है, मतलब कि SCC। अब सर ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, यहाँ पे आरबीआई क्या करती है, यहाँ पे आरबीआई देखोगे, ये सारे आरबीआई के ही मॉनेटरी टूल्स हैं। यहाँ पे आरबीआई क्या है कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है ना हर बैंक का, मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसको
चेंज करता रहता है, ठीक है? साथ में जो लोन लिमिट्स होते हैं ना कि आप कितना लोन दे सकते हो, इसमें लिमिट्स लगा देता है, ठीक है? और देखोगे साथ ही साथ क्या होता है ना कि बहुत बार जब देखता है कि मार्केट में क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है, तो इस क्रेडिट को रोकने के लिए बैंक्स को इंस्ट्रक्शन देता है। तो साथ में यहाँ पे क्या दे रहे हैं, स्पेकुलेटिव क्रेडिट, इसको भी क्या कर रहा है, इसको भी स्टॉप कर रहा है। और ये सब क्यों करता है आरबीआई, ये जो तीनों चीज हमने यहाँ पे देखा, ये क्यों कर रहा है, इसके कुछ टारगेट्स होते हैं, उस टारगेट को मैच करने के लिए क्या, जैसे देखो स्टॉक मार्केट में कभी कभी बहुत बार बबल्स आते हैं, स्टॉक मार्केट बबल्स, ये क्या होता है, ये बेसिकली होता है स्टॉक मार्केट में किसी तरह की चहलकदमी हो रही है, किसी तरह का ज्यादा अचानक से कुछ सेल हो रहा है, अचानक से मार्केट डिप कर रहा है, तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए करती है। और कभी देखोगे बहुत आदमी होर्डिंग करता है, स्टॉक होर्डिंग, इन सब चीज़ों को भी रोकता है। और आप देखोगे कभी-कभी रियल एस्टेट ओवरहीट कर जाता है, बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाता है अचानक से ही, लैंड का, बिल्डिंग्स का, जो भी फ्लैट बिक रहा है रियल एस्टेट मार्केट में, इन सब में जब बहुत ज़्यादा कुछ होने लगता है, तो इन सबको भी रोका जाता है ताकि यहाँ पे आप लोन ही मत दो। लोन नहीं दोगे तो वहाँ पे डिमांड घट जाएगा, ठीक है? तो ये बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ़ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, यहाँ पे कोई रेट डिसाइड नहीं होता, यहाँ पे किसी भी तरह का क्वांटिटी का यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ठीक है? रियल एस्टेट ओवरहेड, ठीक? तो इस तरह से क्या है, सेक्टर वाइज़ यहाँ पे लोगों को बैंक्स को मना किया जा रहा है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है? कभी-कभी क्या होगा, आरबीआई बोल देगा कि प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग स्टार्ट करो, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरी है, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। तो फिर बैंक्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्वालिटेटिव टूल्स में आती है। और क्या होता है सर, एससीसी तो होता ही है, इसके अलावा आप देखोगे मोरल सुएशन, नाम में से ही पता चल रहा है कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि आरबीआई कभी-कभी नॉन लीगल वेपन यूज़ करती है। ये लीगल नहीं होता है, क्या होता है? ये नॉन लीगल होता है। और ये कैसे यूज़ करती है? देखो यहाँ पे क्या होता है, आरबीआई क्या करती है, बैंक्स को एडवाइस देती है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए या तो आपको क्या करना चाहिए। ये बैंक्स को वार्निंग देती है, ठीक है? कि किस सेक्टर में लेंडिंग करो, किस सेक्टर में नहीं करो। ये साथ ही साथ मीटिंग्स करवाती है, ये स्टेटमेंट्स देती है, जिससे क्या होता है, आप देखोगे आरबीआई के स्टेटमेंट से मार्केट में हलचल होने लगता है, ठीक है? तो ये सब जो मोरल सुएशन है, ये कोई लीगल पावर नहीं है, ये आरबीआई का जो इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी है, उसका पावर दिखाता है कि आरबीआई अगर कुछ बोल रहा है, आरबीआई अगर कोई एडवाइस दे रहा है, तो बैंक उसको मानते हैं। आरबीआई अगर कोई वार्निंग दे रहा है, तो बैंक उसको मानते हैं, ठीक है? तो बेसिकली क्या था, हम लोग आज क्या देखे, हम लोग देखे रेपो एक कैसे पॉलिसी एंकर का काम कर सकता है, ठीक है? हमने देखा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है, वो कैसे एक लिक्विडिटी फ्लोर की तरह काम कर रही है। हमने देखा कि हमारा जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, वो सीलिंग की तरह काम कर रहा है, ठीक है? हमने देखा जो हमारा सीआरआर है, वो कैसे ब्रेक लगा रहा है, डायरेक्ट ब्रेक लगा दे रहा है बैंक, उससे ज़्यादा लोन ही नहीं दे पा रहा है। ठीक है? फिर हमने देखा एसएलआर, एसएलआर क्या होता है? बैंक्स को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ बैंक को एक गवर्नमेंट फाइनेंस का भी अपॉर्च्युनिटी देता है। आपके पास उतना स्टॉक रहेगा, उतना एसेट रहेगा, तभी तो आप गवर्नमेंट से लोन ले पाओगे। तभी तो गवर्नमेंट भरोसा करके आपको लोन दे पाएगी। ठीक है? फिर देखा हमने कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस करते हैं। फिर हमने देखा कि मैच्योरिटी मैनेजमेंट मतलब कि टर्म रेपो का भी यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ फिर हमने देखा क्वालिटेटिव टूल्स, जिसमें हम लोगों ने एससीसी के बारे में बात की, मोरल सुएशन के बारे में बात किया। ठीक है? तो ये था हम लोगों का मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है? मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स। कैसे आरबीआई कंट्रोल करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को एंड मार्केट को। मार्केट में लिक्विडिटी जो है, उस लिक्विडिटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अगर आप इस लेक्चर को देखते हो और आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, तो फिर इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? इतना करके जाते हो, कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए, इस पार्ट से आप वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? अगर कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालो ताकि मैं उस डाउट को सॉल्व कर सकूँ एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में और प्लीज़ कमेंट कर दो। बहुत ज़रूरी है कमेंट करना, मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का।
चलो।